तो कोरोना काल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार का विकास वाला बजट पेश कर दिया है। पूरे देश की नजर इस बजट पर लगी हुई है क्योंकि कोरोना महामारी के बाद यह देश का पहला बजट था। यह एक ऐसा बजट है जिसे विकास का बजट कहा जा सकता है कि इससे देश की आर्थिक प्रगति होगी। कोरोना की वजह से जो झटका लगा था, पूरा देश हिला था कोरोना की वजह से। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया का हर मुल्क हिल गया था। अब इस बजट से उस दौर से बाहर निकला जा सकेगा। कोरोना संकट से निपटने के लिए इस बार केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य बजट पर दिल खोलकर पैसे खर्च किए हैं। आपकी सेहत के लिए स्वास्थ्य बजट पिछली बार के मुकाबले 135% बढ़ा दिया गया है। सोचिए, स्वास्थ्य बजट 135% से ज्यादा बढ़ा दिया गया है। स्वास्थ्य के लिए के साथ ही बुनियादी ढांचे को और मजबूत बनाने का खास ख्याल रखा गया है। साथ ही साथ रेलवे, सड़क, बंदरगाहों से जुड़ी कई और परियोजनाएं ऐसी हैं जिसकी बदौलत सरकार को इंफ्रा सेक्टर में गति मिलने की पूरी उम्मीद है। 3 कृषि कानूनों को लेकर 2 महीने से ज्यादा से धरना कर रहे अन्नदाताओं का भी बजट में खास ख्याल रखा गया है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि किसानों को 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दी जा रही है। यह रिकॉर्ड में है। किसानों के लिए दिए जाने वाले कर्ज के आवंटन को भी बढ़ा दिया गया है। दरअसल यह एक ऐसा बजट है जिससे कोरोना काल के बाद सुस्त हुई अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी, रोजगार के मौके और बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इस बजट में दिल गांव में है। इस बजट का जब गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। लेकिन विपक्ष को यह बजट रास नहीं आ रहा। दरअसल विपक्ष के नेता हर मुद्दे पर सियासत करने से बाज नहीं आते हैं। और मैं विपक्ष के नेताओं से पूछता हूं कि कोरोना काल में जब दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह बर्बाद हो गई, ऐसे मुश्किल वक्त में उनका बजट इससे अलग कैसे होता? मैं विपक्ष से पूछता हूं, वो कौन सी नई नई घोषणाएं कर डालते हैं? ये बजट इस दशक की शुरुआत की एक मजबूत नींव रखने वाला बजट है। कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को मिली वैक्सीन। वित्त मंत्री के पिटारे से किसको क्या मिला? स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर किसानों का ख्याल। निर्मला के बजट से शेयर बाजार में बहार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का अब तक का सबसे मुश्किल बजट पेश किया। कोरोना वायरस की तबाही के बाद अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए। मोदी सरकार ने बजट के जरिए आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का तोहफा देश के लोगों को दिया। कोरोना काल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया, उसमें खास तौर पर देश की स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखा गया। कोरोना महामारी के बावजूद देश की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चुस्त और दुरुस्त हैं। इसे और मजबूत बनाने के लिए स्वास्थ्य बजट में 135% का इजाफा किया गया। अब इसे 94,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,38,000 करोड़ कर दिया गया है। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का ऐलान किया गया। So the budget outlay for health and well-being is 2,23,846 crores in this BE 21-22, as against the BE of only 94,452 crores, and it marks an increase of 137%. बजट में किसानों का भी पूरा ख्याल रखा गया है। किसान कृषि कानूनों को लेकर 2 महीने से ज्यादा वक्त से दिल्ली के बॉर्डर्स पर धरने पर बैठे हैं। निर्मला ने एमएसपी पर किसानों का भ्रम दूर करने की कोशिश की। निर्मला ने कहा कि किसानों को 1.5 गुना अधिक एमएसपी दी जा रही है। सरकार ने किसानों को 75,000 करोड़ रुपए ज्यादा दिए हैं।
विपक्ष के हंगामे के बीच निर्मला ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य पर सरकार का काम जारी है। किसानों को कर्ज के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने इसे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट बताया। Our government is committed to the welfare of farmers. The MSP regime has undergone a sea change to assure price that is at least 1.5 times the cost of production across all commodities. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि इस बजट के दिल में गांव हैं। देश में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, किसानों की आय बढ़ेगी। रोजगार के लिए बहुत लाभ होगा। देश में एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूती देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस बजट में बहुत जोर दिया गया है। कई प्रावधान किए गए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा। इस बजट में देश के अन्नदाता का पूरा ध्यान रखा गया है। ऐसी योजनाओं का ऐलान किया गया है जिसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। वास्तव में यह बजट सर्वसमावेशी, सर्व कल्याणकारी और समाज के प्रत्येक तबके के हितों को संवर्धन करने वाला बजट है। लेकिन किसानों को लेकर विपक्ष अपनी सियासत चमकाने की कोशिशों में लगा है। अधीर रंजन ने कहा कि बजट में किसानों के लिए कुछ भी नहीं। ये बजट में असाधारण स्थिति में बड़े साधारण और एक निजीकरण की राह पकड़ते हुए सरकार खुद को बचाना चाहते हैं। स्थिति असाधारण, बजट निजीकरण की राह पे चले। मिडिल क्लास और नौकरी पेशा को बजट से काफी उम्मीदें थी। टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीदें की जा रही थी, लेकिन कोरोना की वजह से मुश्किल हालात होने से निर्मला ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव न करने का फैसला किया। निर्मला ने सीनियर सिटीजन्स का ख्याल रखते हुए ऐलान किया कि अब 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को इनकम टैक्स फाइल करने की जरूरत नहीं। इस बजट से सोना चांदी सस्ता होगा, लेकिन मोबाइल फोन और चार्जर महंगे होंगे। वहीं पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने पेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए का कृषि सेस लगाने का ऐलान किया। हालांकि आम आदमी पर इसका कोई असर नहीं होगा। इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर में अब 74% FDI को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही इस साल LIC का IPO भी लाया जाएगा। निर्मला ने बजट भाषण की शुरुआत में इस बजट की तुलना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम की धमाकेदार जीत से की और उम्मीद जताई कि बजट से अर्थव्यवस्था के नतीजे भी शानदार होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको सरल और आसान भाषा में समझाते हैं ये देश का बजट। मोदी सरकार ने आज आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना लगातार तीसरा बजट पेश किया और उन्होंने अपने इस बजट में आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया। मोदी सरकार के इस बजट में करदाताओं यानी टैक्स पेयर्स को कोई राहत नहीं दी गई, लेकिन सरकार ने 75 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को रियायत जरूर दी। पीएम मोदी की सरकार ने ऐलान किया है कि अब 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि सरकार ने इस बार टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। टैक्स पेयर्स को यह जरूर उम्मीद थी कि टैक्स सुधार की दिशा में सरकार कुछ कदम उठाएगी और उन्हें राहत मिलेगी और टैक्स स्लैब में बदलाव होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत में अभी 2 वैक्सीन हैं और जल्द ही 2 और लॉन्च होंगी। इसके अलावा सरकार ने कहा कि देश में पहली बार डिजिटल तरीके से जनगणना होगी। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि मोदी सरकार के बजट के 10 बड़े ऐलान कौन से हैं। पहला ये कि 75 साल से अधिक उम्र के करदाताओं को इस बजट में राहत दी गई है, यानी 75 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा दूसरा, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपए की योजना का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पिछले कुछ समय में
डिजिटल भुगतान में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। इस बजट में सोना चांदी सस्ता होगा, लेकिन मोबाइल फोन और चार्जर महंगे हो जाएंगे। मोबाइल उपकरण पर अब कस्टम ड्यूटी 2.5% तक लगेगी, जबकि सोना चांदी से कस्टम ड्यूटी को घटा दिया गया है। इसका मतलब है कि अब सोना चांदी सस्ता होगा और मोबाइल महंगा हो जाएगा। इसके अलावा पहली बार देश में डिजिटल जनगणना होगी, जिसके लिए 3,726 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस बढ़ा दिया गया है। लोगों को इस सुनने के बाद झटका जरूर लगा, लेकिन इसकी हकीकत आपको बताते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए कृषि सेस लगाने का ऐलान किया है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि इसका असर उपभोक्ताओं पर यानी आप पर नहीं पड़ेगा। माना जा रहा है कि यह सेस कंपनियों को देना होगा, जबकि टैक्स स्लैब में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं मुफ्त रसोई गैस एलपीजी यानी उज्ज्वला योजना का विस्तार किया जाएगा। कुछ और गरीबों को मुफ्त सिलेंडर मिलेंगे। लगभग 1 करोड़ और लाभार्थियों को गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। इसके दायरे में 1 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी आएंगे, जबकि कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का ऐलान किया गया है। हालांकि भारत पहले ही कोविड-19 के 2 टीकों के इस्तेमाल की मंजूरी दे चुका है और जल्द ही 2 और टीकों को टीकाकरण अभियान में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा 7 बंदरगाह परियोजनाओं के लिए करीब 2,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि ये परियोजनाएं सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी जिसे आप पीपीपी कहते हैं, उसके तहत चलाई जाएंगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। वहीं मोदी सरकार ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर 74% करने का प्रस्ताव किया है। सरकार के इस कदम का उद्देश्य विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए और ज्यादा आकर्षित करना है कि विदेश से कंपनी आएगी, इन्वेस्ट करेगी तो रोजगार सृजन होगा। जबकि वित्त मंत्री सीतारमण ने रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है, यानी 1 लाख करोड़ से कहीं ज्यादा, जिसमें 1,07,100 करोड़ रुपए बुनियादी ढांचे पर खर्च किए जाएंगे। और इसके अलावा आपको बताएं कि पब्लिक के इस बजट में वित्त मंत्री सीतारमण ने 6 स्तंभों का जिक्र किया है, 6 पिलर्स। मोदी सरकार ने देश के बजट को 6 पिलर पर आधारित बताया है। ऐसे में हर किसी के मन में 6 पिलर्स को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2021-22 का बजट 6 स्तंभों पर टिका हुआ है। कौन कौन से स्तंभ हैं? पहला स्तंभ है स्वास्थ्य और कल्याण, वहीं दूसरा भौतिक और वित्तीय पूंजी, जबकि तीसरा आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास और चौथा मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना। वहीं 5वां नवाचार, अनुसंधान और विकास, और आखिरी यानी छठा स्तंभ है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, जिसे आप मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के नाम से जानते हैं। लेकिन आपके मन में यह सवाल लगातार उठ रहा होगा कि इस बजट में क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, क्या आपकी जेब पर बोझ डालेगा, क्योंकि सबको अपनी जेब की फिक्र है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डायरेक्ट टैक्स देने वालों को आम बजट 2021 में कोई राहत नहीं दी है। आम टैक्स पेयर्स को सरकार ने शराब, काबुली चना, मटर, मसूर की दाल समेत कई उत्पादों पर कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाने की घोषणा कर दी है, जबकि वित्त मंत्री ने अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स में बदलाव की घोषणा जरूर की है। कई तरह के कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है, लेकिन कुछ स्टील प्रोडक्ट्स पर, स्टील उत्पादों पर ड्यूटी हटा दी गई है। इसके अलावा कॉपर यानी कि तांबा स्क्रैप पर ड्यूटी को 5% से घटाकर 2.5% कर दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि इस बजट से क्या महंगा हुआ है और क्या सस्ता हुआ है। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि कौन से सामान आपकी जेब पर बोझ बढ़ाने वाला है, किसके लिए आपको ज्यादा खर्च करना होगा। इसमें कॉटन, सिल्क, प्लास्टिक, चमड़ा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और ऑटो पार्ट शामिल है। इसके अलावा आपको बताएं कि सोलर प्रोडक्ट्स, मोबाइल और चार्जर, साथ ही इंपोर्टेड कपड़े, हीरे जवाहरात, एलईडी बल्ब, फ्रिज, एसी और शराब जैसी वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। अब आप यह जान लीजिए और जानना चाहते होंगे आप कि इस बजट में
क्या सस्ता हुआ है। महंगा आपको पहले बता दिया, अब आपके लिए अच्छी खबर, क्योंकि आप शॉपिंग के शौकीन होंगे। तो आइए जानते हैं कि इस बजट में कौन सी चीजें आपको सस्ती मिलने वाली हैं। जी हां, नायलॉन के कपड़े, लोहा, स्टील, कॉपर आइटम्स, सोना चांदी और प्लैटिनम जैसी वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। हालांकि इस बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र पर विशेष ध्यान रखा गया है, यानी आपकी सेहत की फिक्र सरकार ने की है, क्योंकि देश पहले से ही कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है। ऐसे में मोदी सरकार ने आम आदमी की सेहत का खास ख्याल रखा है और इस वक्त इसकी जरूरत सबसे ज्यादा है, क्योंकि सबको अपनी सेहत की फिक्र है। इस बार आम बजट में आम आदमी की सेहत का खासा ख्याल रखा गया है। स्वास्थ्य बजट में थोड़ा बहुत नहीं, 135% की बढ़ोतरी की गई है, जो अब तक की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी में शुमार है। 94,000 करोड़ पिछले साल का बजट था, इसे बढ़ाकर 2,38,000 करोड़ कर दिया गया है। यह 135% की वृद्धि है। यह देश की जनता को आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का तोहफा है। स्वास्थ्य बजट में 75,000 ग्रामीण हेल्थ सेंटर खोलने का प्रावधान है। इसके अलावा 602 जिलों में क्रिटिकल केयर अस्पताल बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य बजट में नई बीमारियों पर भी ध्यान रहेगा। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बजट घोषणाओं को बाजार ने हाथों हाथ लिया है। बाजार गुलजार हो गया बजट के आते ही। 2 सरकारी बैंकों का विनिवेश, LIC का IPO और बैंकों की रिकैपिटलाइजेशन से जुड़ी बजट घोषणाओं के चलते सबसे अधिक उछाल बैंकिंग और वित्त कंपनियों के शेयरों में देखा गया। सेंसेक्स की शुरुआत बढ़त के रुख के साथ हुई, लेकिन बजट घोषणाओं के बाद सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में जबरदस्त उछाल देखा गया। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी बैंकों के हित में बैड बैंक बनाने का फैसला किया है। बैड बैंक को डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के नाम से जाना जाएगा। बैंकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए वित्त मंत्री सीतारमण ने यह कदम उठाया है। वित्त मंत्री ने इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। इससे पहले आपको बताएं कि इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2020-21 पेश करने के बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने भी बैड बैंक की वकालत की थी। मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने कहा था, आपको याद होगा, कि बैड बैंक बनाने के लिए कई सावधानी रखने की जरूरत है, जैसे कि बैड बैंक की स्थापना निजी क्षेत्र की अगुवाई में हो, इससे उत्पादकता बढ़ेगी। हालांकि सरकार ने इसकी स्थापना सरकारी क्षेत्र की अगुवाई में की है। हालांकि इस तरह के कई बैंक पहले से दुनिया भर में काम कर रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और पुर्तगाल में कई साल से ये बैड बैंक काम कर रहे हैं। इन बैंकों का काम बैड एसेट्स को गुड एसेट्स में बदलना होता है, लेकिन 2.5 लाख रुपए से ज्यादा पीएफ में जमा करने वालों को झटका जरूर लगा है, क्योंकि अच्छी कमाई करने वाले लोग अब तक टैक्स फ्री हेवन के तौर पर पीएफ का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस बजट ने उस छूट को खत्म कर दिया है। अब एक साल में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा प्रोविडेंट फंड जमा करने वालों पर ब्याज पर अब टैक्स लगेगा। इससे हाई इनकम सैलरीड लोग सीधे तौर पर प्रभावित होंगे, जो टैक्स फ्री इंटरेस्ट कमाने के लिए वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड का इस्तेमाल करते थे। यह जरूर एक झटका है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने प्रोविडेंट फंड मनी पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा हो। आपको याद होगा 2016 के बजट में भी ईपीएफ को लेकर प्रस्ताव किया गया था। हालांकि जब इस प्रस्ताव को लेकर विरोध होने लगा था तो सरकार ने इसे वापस ले लिया था। इसके साथ ही वित्त मंत्री अपने बजट में किसानों का जिक्र करना नहीं भूली। किसानों की बात हुई बजट में, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। सभी फसलों पर उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना अधिक एमएसपी दी जा रही है। सरकार ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि एमएसपी 1.5 गुना ज्यादा दी जा रही है लागत से। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को 75,000 करोड़ रुपए ज्यादा दिए गए हैं। किसानों को दिए जाने वाले भुगतान में भी तेजी की गई है। इसके साथ ही यह जानना जरूरी है कि इस बजट में गरीबों को क्या मिला है। इस बजट से 1 करोड़ और परिवारों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिलेगा। पहली बात, सरकार ने फैसला किया है कि अब 1 नेशन 1 राशन कार्ड सभी राज्यों में लागू होंगे, जबकि 32 राज्यों में 1 राशन कार्ड योजना पहले से लागू है, जिससे 86% लोगों को इसमें कवर किया जा चुका है, जबकि बाकी बचे 4 राज्यों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। आपको बताएं कि अब सबकी बात हो गई।
अब सबसे बुनियादी बात है जो शिक्षा की बात है। छात्रों को बजट से अछूता आखिर सरकार कैसे रख सकती है? तो आइए आपको बताते हैं कि इस बजट से शिक्षा और छात्रों को क्या मिला है। लद्दाख में उच्च शिक्षा के लिए लेह में बाकायदा सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से 100 नए सैनिक स्कूल खुलेंगे। आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य स्कूलों में सुधार की योजना है। वहीं अनुसूचित जाति के 4 करोड़ बच्चों पर 6 साल में 35,219 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि आदिवासी बच्चों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का प्रावधान किया गया है। हालांकि बजट की जहां एक तरफ तारीफ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ आलोचना भी हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा ट्वीट कर कहा कि कोरोना महामारी में ये जो बजट है निश्चित रूप से एक जटिल काम था, लेकिन मोदी जी के मार्गदर्शन में निर्मला सीतारमण जी ने एक सर्वस्पर्शी बजट पेश किया। यह आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और किसानों की आय दोगुना करने के संकल्प का मार्ग प्रशस्त करेगा। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस बजट से निराशा जताई। उन्होंने कहा कि इस बजट में गरीबों के लिए कुछ नहीं है, गरीबों के हाथों में नकदी की बात तो भूल ही जाइए, ये राहुल गांधी ने तंज कसा। नरेंद्र मोदी सरकार अपने पूंजीपति दोस्तों के हाथ में देश की संपत्ति सौंपने की योजना बना रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट कर कहा कि देश का पहला पेपरलेस बजट साथ में विजनलेस बजट भी है। हालांकि केंद्रीय मंत्री और आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले ने कहा कि यह आम आदमी, उद्योगपति, मजदूरों, किसानों, दलितों, आदिवासियों का बजट है।